आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो सुनने में शायद एक साधारण सा सरकारी नियम लगे, लेकिन असल में ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक के लिए सीधा खतरा है। आज के इस विश्लेषण में हम अरावली के संकट को करीब से समझेंगे, एक ऐसी नौकरशाही परिभाषा जो सिर्फ कुछ पत्थरों को नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की पारिस्थितिकी स्थिरता को दांव पर लगा रही है। तो आज के हमारे इस विश्लेषण का एजेंडा बहुत सीधा है। हम अरावली के पारिस्थितिक आधार से शुरू करेंगे, फिर उस 100 मीटर वाली विवादित परिभाषा को समझेंगे, उसके कारण होने वाले मरुस्थलीकरण और भयंकर जल संकट पर बात करेंगे, इसमें शामिल रियल एस्टेट और खनन के दावों को देखेंगे और अंत में मौजूदा विरोध और गतिरोध पर चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, पारिस्थितिक आधार। 2 अरब साल। जी हाँ, 2 अरब साल। जरा इस नंबर की विशालता का अंदाजा लगाइए। ये अरावली पर्वतमाला की उम्र है। महाद्वीपीय प्लेटों के टकराने से बनी ये श्रृंखला राजस्थान के बीचों बीच खड़ी है और पृथ्वी के इतिहास के कई युगों को देख चुकी है। और ये सिर्फ पुरानी ही नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा प्राकृतिक रक्षा कवच भी है। ये करीब 700 किलोमीटर लंबी एक विशाल दीवार है जो गुजरात से लेकर दिल्ली की रायसीना हिल्स तक फैली है। अगर ये दीवार न होती तो थार रेगिस्तान की कठोर जलवायु और रेत कब की आगे बढ़ चुकी होती। अब आते हैं भाग 2 पर, 100 मीटर की परिभाषा। यही वो नियम है जिसने इस पूरे विवाद को जन्म दिया है। यहाँ एक बहुत ही अजीब तकनीकी पेच फंसाया गया है। आमतौर पर हम किसी भी पहाड़ की ऊंचाई कैसे मापते हैं? समुद्र तल से, राइट? लेकिन जो नई परिभाषा प्रस्तावित की गई है, उसके हिसाब से पहाड़ों की ऊंचाई उनके आसपास की जमीन के मुकाबले नापी जाएगी। यानी पहाड़ को आसपास के क्षेत्र से कम 100 मीटर ऊंचा होना ही चाहिए। अब परेशानी यह है कि अरावली के आसपास का इलाका पहले से ही काफी ऊंचाई पर है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई पहाड़ समुद्र तल से 190 मीटर भी ऊंचा है तो भी शायद उसे कानूनी तौर पर पहाड़ माना ही न जाए। अब इस छोटे से तकनीकी बदलाव का असर कितना भयानक हो सकता है, इसके आंकड़े हैरान करने वाले हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक कुल 12,081 चोटियों में से सिर्फ 8.7% ही कानूनी रूप से पहाड़ रह जाएंगी। जी हाँ, 90% से ज्यादा पहाड़ों से उनका दर्जा और सुरक्षा छीन ली जाएगी। अब बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, मरुस्थलीकरण और जल संकट। ये वो हिस्सा है जो सीधे तौर पर हमारे और आपके जीवन को प्रभावित करता है। जब पहाड़ों से उनका दर्जा छिन जाता है तो वनों की कटाई का रास्ता साफ हो जाता है और यहीं से शुरू होती है मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया। जब पेड़ कटते हैं तो उपजाऊ जमीन धीरे धीरे बंजर होने लगती है और थार की रेत बिना किसी रुकावट के नए इलाकों में फैलने लगती है। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। अरावली के पहाड़ और जंगल एक बड़े स्पीड ब्रेकर और फिल्टर की तरह काम करते हैं। जब तेज रेतीले तूफान आते हैं तो ये पहाड़ उनकी रफ्तार तोड़ देते हैं, जिससे भारी रेत उपजाऊ जमीन तक नहीं पहुंच पाती। इसके साथ ही पहाड़ों के जंगल हवा से बारी धूल को सोख लेते हैं, हवा की गुणवत्ता को सुधारते हैं और अपनी जड़ों से मिट्टी को जकड़ के रखते हैं। ये दिल्ली एनसीआर के असली हरे फेफड़े हैं और नई परिभाषा इस पूरी प्रक्रिया को खत्म कर सकती है। अगर हम ऐतिहासिक डेटा को आज के हालात से कंपेयर करें तो एक इकोसिस्टम के ढहने की तस्वीर साफ नजर आती है। 1973 में जहां 101 दिनों का मानसून होता था, वहीं 2009 आते आते ये घटकर सिर्फ 25 दिन रह गया है। पहाड़ों और जंगलों की पानी को रिचार्ज करने की जो गजब की क्षमता थी, वो गिर रही है, जिससे ग्राउंड वाटर लेवल 1000 से 2000 फीट नीचे जा चुका है। और सबसे डराने वाली बात, इस प्राकृतिक दीवार में 12 नई दरारें बन गई हैं, जहां से रेगिस्तान की रेत अंदर घुस रही है। जमीन के अंदर पानी रिचार्ज न होने का सीधा असर हमारी झीलों पर पड़ रहा है। पहाड़ों में प्राकृतिक दरारें होती हैं जो बारिश का पानी सोख कर भूजल स्तर बढ़ाती हैं, लेकिन जब ये पहाड़ कटते हैं तो बड़खल जैसी प्रमुख झीलें पूरी तरह सूख जाती हैं और दमदमा झील सिकुड़कर अपने असली आकार की महज 1/3 ही रह जाती है। तो अब चलते हैं भाग 4 पर, रियल एस्टेट और खनन हित। सोचने वाली बात है कि अगर पहाड़ों का दर्जा हटता है तो इसका सीधा फायदा आखिर किसे होगा? सोस के दावों के मुताबिक इसके पीछे कॉर्पोरेट विस्तार एक बहुत बड़ा कारण है। संरक्षित क्षेत्रों में रियल एस्टेट तेजी से फैल रहा है। ऐसी जमीनों पर फार्म हाउस और लग्जरी रिजॉर्ट बन रहे हैं जिन्हें कानूनी तौर पर ट्रांसफर भी नहीं किया जा सकता। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर के कंस्ट्रक्शन बूम को पूरा करने के लिए सिलिका रेत और पत्थरों का बड़े पैमाने पर वैध और अवैध खनन हो रहा है।
हमारे सोर्स में एक बहुत ही सीधा कोट दिया गया है जो कहता है कि सरकार कॉरपोरेट्स से पैसे मांगती है और बदले में उन्हें व्यापार देती है। ये दावा इशारा करता है कि राजनीतिक फैसलों, खनन लॉबी और बड़े कॉरपोरेट समूहों के बीच एक गहरा पारस्परिक संबंध हो सकता है जो अरावली का भविष्य तय कर रहा है। सिर्फ इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 6,793। दिसंबर 2023 के एक ड्रोन सर्वे के मुताबिक फरीदाबाद के सिर्फ 4 गांव में इतने अवैध निर्माण पाए गए। ये दिखाता है कि जमीनी स्तर पर अतिक्रमण किस खौफनाक रफ्तार से बढ़ रहा है। अब आते हैं हमारे आखिरी भाग पर, विरोध प्रदर्शन और नीतिगत गतिरोध। जाहिर है पर्यावरण को इतने बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचते देख लोग चुप नहीं बैठे। नो अरावली, नो लाइफ और हमें सांस लेने दो जैसे नारों के साथ राजस्थान और दिल्ली भर में आम नागरिकों और कार्यकर्ताओं ने तेजी से लामबंद होकर कड़ा विरोध दर्ज कराया। अगर हम इस पूरी कानूनी लड़ाई की टाइमलाइन देखें तो ये सालों से चली आ रही है। 2004 में ही सुप्रीम कोर्ट ने खनन पर रोक लगाई थी, जिसे 2009 में और बढ़ाया गया। फिर मई 2024 में एक समान परिभाषा का आदेश आया और आखिरकार जनता के भारी दबाव के बाद दिसंबर 2025 के अंत में सुप्रीम कोर्ट ने इस नई 100 मीटर वाली परिभाषा पर एक अस्थायी रोक लगा दी है। लेकिन स्थिति अभी भी काफी उलझी हुई है। सरकार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि पहाड़ों पर खनन प्रतिबंधित है। वहीं आलोचकों का मानना है कि यह सिर्फ जन आक्रोश को शांत करने की एक चाल है और आरोप है कि पीआर एजेंसियों का इस्तेमाल करके इस नई परिभाषा को सही ठहराने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल मामला एक नई उच्चाधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति के पास है जो इस नियम की समीक्षा करेगी। और यही हमें आज के इस विश्लेषण के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये अस्थायी रोक उस विवादित 100 मीटर के नियम को हमेशा के लिए खत्म कर देगी, या फिर प्रशासनिक कागजों और शब्द जाल के बीच हमारे इस 2 अरब साल पुराने रक्षा कवच का धीरे धीरे मिटना तय है? ये हम सभी के लिए सोचने का विषय है, क्योंकि जब बात हवा और पानी की हो तो दांव पर सिर्फ पहाड़ नहीं, हमारा भविष्य होता है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।